नमस्कार, मैं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं दिल से विद पूर्णिमा, जहां हम बातें करते हैं दिल से उनसे जो सिर्फ सपने ही नहीं देखते बल्कि उनको धरती पर जीते भी हैं। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने पर्यावरण को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं अपनी जिम्मेदारी माना है। उन्होंने गाय के गोबर से लकड़ी जैसी सस्टेनेबल सोच को जन जन तक पहुंचाया है। आप हैं गौकास्ट मैन ऑफ इंडिया। आपने राष्ट्रीय स्तर पर गौशालाओं को हैकाथॉन कंपटीशन में विजेता भी बनाया है, गौशालाओं की आर्थिक मदद भी की है और इनका तो विजन है कि जहां जहां पर लकड़ी एज अ फ्यूल यूज होती है वहां पर गौ काष्ठ का उपयोग किया जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं, गौ काष्ठ क्या है? देखिए, गोकास्ट प्योर गाय के गोबर की बनी हुई लकड़ी है। जी। जो हमारा गोवंश होता है, जो गौशालाएं होती हैं, वहाँ पे जो गोबर निकलता है, गाय का गोबर, उससे ये गोकास्ट बनाई जाती है। एक सिंपल सी मशीन होती है, उसके ऊपर इस गोबर को डाला जाता है और उसके अंदर एक स्क्रू ड्रायर लगा रहता है, उससे ये कंप्रेस होती है और लॉक्स के रूप में ये बाहर निकलती है। उसके बाद जो लॉक्स होते हैं उनको हम ले जाके ज़मीन पे रख देते हैं। 3 दिन के बाद जब वो सन ड्राई होती है तो फिर हम उसकी एक पलटी दिलवाते हैं। और ये सारा जो डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कई बार तो 15 दिन भी लग जाते हैं और कई बार 6-7 दिन के अंदर भी, जब मई का महीना आता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये ड्राई हो जाती है। उसके बाद ये जब ये पूरी सूख जाती है तो ये इसको जो सूखा हुआ जो लॉक्स है, इसी को हम गोकास्ट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, गौ काष्ठ के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, गोकास्ट मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश का भोपाल ही नहीं, पूरे देश को एक नई चेतना, एक नई दिशा दे रही है। देश, समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में गोकास्ट एक अहम रोल प्ले कर रही है। चाहे अंतिम संस्कार हो रहा हो, वहां पे जो लकड़ी का जो उपयोग होता है और हजारों की तादाद में जो पेड़ कटते हैं, ये गोकास्ट उन पेड़ों को कटने से बचा रही है। दूसरी चीज, चाहे वो होलिका दहन हो, चाहे वो लोहड़ी हो, और उसके बाद आप ये देखते होंगे कि जो होटल के तंदूर होते हैं, वहां पर भी जिस प्रकार से हम चाहे कोल का उपयोग करें या लकड़ी का उपयोग करें, ये गोकास्ट वहां पे उपयोग हो रही है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोकास्ट पेड़ों को कटने से बचा रही है। आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो हर किसी की जबान पे एक ही नाम था, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन चाहिए। ट्रेन से ऑक्सीजन की ढुलाई हो रही है, हर तरफ त्राही 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 मच गई ऑक्सीजन की। तब लोगों को समझ में आया कि ये जो पेड़ हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं। ये सारे पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में धूप नहीं आ रही, पेड़ काट दो। मुझे मकान बनाना है, पेड़ काट दो। मुझे यहां से रोड बनानी है, पेड़ काट दो। नहीं, नहीं, नहीं। हमको पेड़ों के महत्व को कोरोना ने समझाया कि ये पेड़ों को बचाना है, ये हमारे को प्राणदायी वायु ऑक्सीजन देते हैं। तब लोगों को समझ में आया ये गोकास्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, पेड़ों को कटने से बचा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रदूषण हो रहा है उसमें भी एक, इससे जो मैंने एक साइंटिफिक स्टडी करी है कि गोकास्ट को मैंने कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में जलाया और उसके बाद लकड़ी को कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन में जलाया, एयर पॉल्यूशन भी कम होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है AQI, आप सुनते होंगे आजकल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका जनरली इंपैक्ट पैरामीटर PM10 होता है। PM10 43% कम होता है। मतलब पेड़ों को ही नहीं बचा रही है, हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित कर रही है। हमारे, हम जो सांस ले रहे हैं, उस वो जो हवा है उसको भी दूषित होने से बचा रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से हर गौशाला के अंदर गोकास्ट बन रही है, वहां पे 6 से 7 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं ये देखता हूं कि जहां जहां ये गौशाला है, वहां पे जनरली आप देखिए कि महिलाएं बहुत सारी मिल जाएंगी, उन महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और दूसरी बात, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, जब गाय दूध नहीं देती है, तो बहुत सारे लोग उन गौ माता को छोड़ देते हैं।
तो आप देखते हैं रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं। चूंकि गोकास्ट के अंदर बनाने के लिए हमको गोबर की जरूरत है, तो जो लोग गाय बूढ़ी हो जाए या मान लो दूध नहीं दे रही है, चूंकि उनको गोबर चाहिए, वो उस गोमाता को अपनी गौशाला में रख के उसको खिलाते हैं, चूंकि उनको गोबर चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोमाता के संरक्षण, गोमाता के संवर्धन, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, वनों को कटने से बचाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए गोकास्ट देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा दे रही है, क्योंकि अब गोकास्ट विदेशों में भी जा रही है। जी, विदेशों में जा रही है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि भोपाल में गोकास्ट मॉडल कब आया? देखिए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 2018 में। मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार ग्वालियर में गोकास्ट से किया। उसी दिन ठान लिया मैंने, उसी दिन पता नहीं कौन सी चेतना आई, ईश्वर ने ऐसी मुझे चेतना दी कि इस गोकास्ट को पूरे हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर लेके जाना है। और उसके बाद मैं जब भोपाल आया तो मैं किसी शमशान घाट पे किसी को जानता नहीं था। तब मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना था जो भोपाल में बहुत फेमस हैं, हमारे नामदेव जी। वो दीन दुखी गरीब लोगों का अंतिम संस्कार फ्री में करते हैं। तो मैंने कहीं से उनका नंबर लिया और मुझे आज भी याद है, मैंने ऐसे उनको फोन लगाया कि साहब मेरा ये मन में है कि भोपाल के शमशान घाटों में गोकास्ट से अंतिम संस्कार हो और मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपका सभी शमशान घाटों में कनेक्शन होगा, मुझे आप थोड़ी सी सहायता करें। आप देखिए, अद्भुत व्यक्ति हैं वो, अद्भुत। बोलने लगे, सक्सेना जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा साहब मैं नेहरू नगर में। बोलने लगे, मैं भी आपके नजदीक ही रहता हूँ और आप अभी घर पे हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं अभी पूजा करके उठा हूं और बिल्कुल घर पे हूं। बोला मैं आ रहा हूं। अरे मैंने कहा आइए साहब, मैं अभी नाश्ता करने जा रहा हूं, आप भी आइए, साथ में ही नाश्ता करेंगे। वो मेरे घर आ गए। एक अनजान व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं, पहली बार फोन किया, एक फोन पे मेरे घर आ गया। वो व्यक्ति ऐसे थे जो मेरी उंगली पकड़ के, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, मेरी उंगली पकड़ के मुझे शमशान घाट ले गए, भदभदा पे। और वहां पे अद्भुत लोगों को उन्होंने मिलवाया और मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं। उसमें हमारे अजय दुबे जी, हमारे नामदेव जी भी थे, हमारे अरुण चौधरी जी थे, हमारे प्रमोद चुग जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे ममतेज शर्मा जी, हमारे सत्यनारायण बांगड़ जी, हमारे हेमंत अजमेरा जी। ये वो योद्धा हैं जो भोपाल गोकास्ट मॉडल को आज बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। आज ये भोपाल का गोकास्ट मॉडल भोपाल तक सीमित ना रहकर पूरे देश में फैल रहा है धीरे धीरे। और मैंने तो प्रण लिया है, मैंने प्रण लिया है, मैं अंतिम सांस तक इस भोपाल गोकास्ट मॉडल को देश के हर शहर में लेके जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं जो आप आम सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरा एक एम है, भैंसों का 100% गोबर, गाय का, गोमाता का 75% गोबर मैं वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, बायो सीएनजी प्लांट के लिए देता हूं। मेरे को सिर्फ 25% गोमाता का गोबर चाहिए और जो शहर और शहर के नजदीक होता हो उससे अंतिम संस्कार, होलिका दहन, लोहड़ी जैसे अन्य कामों में उपयोग करके हजारों और लाखों की तादाद में पेड़ कटने से बचाएंगे और गोमाता का संरक्षण और संवर्धन करेंगे और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। मैं अब आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें आपने एक नाम लिया नामदेव जी का, उन्होंने आपको उंगली पकड़कर आपको सहायता की कि आप गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी गौकाष्ठ से शमशान घाट में भी दाह संस्कार करें। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो आसान नहीं होता। आपने लोगों को, जनसाधारण को किस तरीके से कन्विंस किया कि होली में, दाह संस्कार में गौकाष्ठ का ही उपयोग किया जाए? देखिए, मैं आपका बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। जब अंतिम संस्कार की बात आई और स्टार्टिंग की बात आई, तो देखिए कोई भी जब नई चीज आती है तो आम जनता को उस चीज के बारे में वो करना भी चाहती है। आम जनता आपके साथ खड़ी रहना चाहती है, लेकिन कई चीजों का ज्ञान नहीं होता। तब आम जनता को हमने ये बताया कि हमारा जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में बोला गया है कि बैतरणी नदी को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गोमाता ही पार कराती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा गरुड़ पुराण बोल रहा है। तब मैंने पब्लिक को, हमारी जो एक गोकाश टीम बनी हुई है, हम लोग शमशान घाट पे खड़े रहते थे और वहां पे शमशान घाट पे खड़े होने के बाद में आम पब्लिक को बोलते थे कि आप जो मिट्टी की हांडी में जो एक अग्नि लेके चले हैं घर से, इसके अंदर भी गाय का गोबर है। और जब आप जो व्यक्ति मृत हो गया उसको जब आप चिता पे लिटा रहे हैं तो उसके पहले गाय के गोबर से ही लीप रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब अंतिम समय आता है तो हिंदू जितने भी हैं, हमारे सनातनी जितने भी हैं, उनके घरों में कहा यह जाता है कि भैया अंतिम समय आया है, गोदान करवा दो। अब हर व्यक्ति की इतनी हैसियत नहीं होती कि गोदान करवा दे, तो बोलते भैया ये 11 रुपए हैं, 21 रुपए हैं या 51 रुपए हैं, ये उन व्यक्ति के हाथ से लगवाओ, किसी गौशाला में दान करवा दो। तो मेरा मानना यह है कि जब अंतिम समय आप जब गोकाश को खरीदते हैं, अंतिम समय अंतिम संस्कार के लिए जब आप शमशान घाटों पे गोकाश को खरीदते हैं तो गोदान के बराबर आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा कहां जा रहा है? गौशालाओं में जा रहा है, गौ माता की सेवा में जा रहा है, गौ माता के संरक्षण में जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम जो गोकाश से हम जब अंतिम संस्कार कर रहे हैं, सदगति मिल रही है। तो एक ये मुहिम शमशान घाटों पे आम जनता को समझाया और आम जनता हमारे साथ खड़ी है आज की डेट में। इसी तरीके से हम लोग बैठे थे, तो हमारी पूरी एक गोकाश टीम है, हम लोग बैठे थे, तो होली का दिन आया। तो हमारे मन में एक कंसेप्ट आया कि पुराने समय में जब हम होली का दहन करते थे, गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बनाते थे। ऐसी गोल रहती थी, उसके बीच में एक होल रहता था और उस गुलेरी को हम सुखाया करते थे और सुखाने के बाद हम उसको रस्सी में एक पिरोया करते थे। तो बड़ी माला नीचे, छोटी ऊपर, छोटी ऊपर, वो गुलेरी की होली जला करती थी। तो हमने यही बोला कि वो जो गुलेरी थी उसमें भी गौ माता का गोबर था और इस गोकाश में भी गौ माता का गोबर है। क्यों ना हम गौ माता के संरक्षण, गौ माता के संरक्षण और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम गोकाश से होली का दहन करें। तो आज की डेट में ये भोपाल का जो ये गोकाश मॉडल आप देख रहे हैं, भोपाल की जनता गोकाश के साथ खड़ी है। आज स्थिति ये बन गई है, आज मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, होली जलाएंगे तो गोकाश से जलाएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो समाज सेवक हो, गोकाश से। और अब तो स्थिति ये बन गई है कि जो हम चूंकि पर्यावरण का एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं गोकाश से, तो गोकाश को भी कपड़े के बैग में रखे 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 20 किलो कपड़े के बैग में, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं, हम उसको देते हैं। आज आप ये देखिए कि ये भोपाल के साथ आज देश के अन्य शहरों में भी फैल रहा है। तो अभी इंदौर में भी चालू हुआ है, जयपुर में भी चल रहा है। तो अब ये रहा है कि ये धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में भी ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। तो आप ये देखिए, अंतिम संस्कार को गरुड़ पुराण से जोड़ा, होली का दहन को हमने अपने आदिकाल की जो होली का दहन था, जो हम गुलेरी से होली का दहन करते थे, उससे जोड़ा और पब्लिक ने उस चीज को समझा और आज पब्लिक गोकाश के साथ है। और मेरा तो ये मानना है, जो लोग गोकाश के साथ हैं वो गौ माता से जो उनको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि गाय को हम मां बोलते हैं। हमारा ये जो गोवंश है ये देश को एक नई दिशा दे रहा है और पब्लिक गोकाश जब खरीदती है तो कहीं ना कहीं गौशालाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि गौकास्ट मॉडल जो हमारा भोपाल का है वो आगे कहाँ है? उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर तो आपने ये बता ही दिया कि इंदौर और जयपुर में शुरू हो गया है, और भी कहीं हो रहा है?
जी, अभी इस काम को धीरे धीरे और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी विदिशा में भी, जो भोपाल के नज़दीक है, वहाँ भी चालू हुआ है। जी। और कुछ हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र हैं जहाँ पे ये हो रहा है। जी। और बिहार के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये हो रहा है। और महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, वहाँ पे भी ये काम स्टार्ट हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश भर से लोग बाग भोपाल में आते हैं। और गोकाश कैसे बनती है, कैसे ड्राई होती है, कैसे उसका भंडारण है, किस तरीके से उसका उपयोग अंतिम संस्कार में होता है, किस तरीके से उसका उपयोग होलिका दहन में होता है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेने आते हैं। आपको मैं बताऊंगा, दिल्ली आईआईटी से अभी 2 साल के करीब हो गए, 2-3 साल हो गए उनको, आईआईटी के स्टूडेंट आए थे दिल्ली से। उनको बाकायदा यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दी। उसके बाद उन्होंने जाके देश के अन्य क्षेत्रों में इस काम को स्टार्ट करा। तो आज पढ़ा लिखा युवा भी, आप देखिए ना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए भोपाल आ रहा है। तो ये चीज धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और भोपाल का जो गोकास्ट मॉडल है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो मेरे मन में एक चीज आई थी। क्योंकि मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट हूँ मैं, तो मेरे ट्रांसफर भी होते रहते हैं। तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि कहीं मैं चला गया तो कहीं ऐसा ना हो एक अच्छा काम फिर बंद हो जाए। तो हमने क्या किया था कि गौशाला और शमशान घाट की एक कमेटी बना दी थी। एक कमेटी बना दी, उसमें गौशाला शमशान घाट के लोगों को रखा। और उसमें हमारे अजय दुबे जी, ममतेश शर्मा जी, इन्होंने विशेष सहयोग किया और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसके बाद गौशाला शमशान घाट पे लाके गोकाश दे देती हैं। यहां से पूरा का पूरा पैसा गौशाला को चला जाता है। कितना अद्भुत है! गौशालाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और वो जो पैसा जा रहा है वो गौ माता के खाने में, उनके ट्रीटमेंट में, उनकी सुविधाओं के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, उनके मेट बिछाने के लिए उपयोग में हो रहा है। तो ये मेरा ये मानना है, ये भोपाल का गोकास्ट मॉडल बहुत अच्छी तरह धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी हैदराबाद में साउथ में भी गया था। और एक इस्कॉन टेम्पल का एक बहुत बड़ा समूह है, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। और वहाँ पे साउथ में मैंने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे अद्भुत पूजा होती है, अद्भुत पूजा होती है। और वहाँ पे जब वो पूजा होती है, जब वो वहाँ पे भोजन प्रसादी बनती है, तो मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो भोजन प्रसादी लकड़ी की जगह आपके जो मंदिर हैं, उनकी जो गौशाला है, उसमें आप एक मशीन लगा के गोकाश बना के उस गोकाश से आप भोजन प्रसादी बनाएं। तो ये मुहिम अब साउथ की तरफ भी मुड़ गई है और ईश्वर के आशीर्वाद से वहां भी ये हम सब लोग सक्सेसफुल होंगे। भोजन प्रसादी से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें भी हमारे ही भोपाल के गौकाष्ठ से पूजा और भोजन इत्यादि जो प्रसादी बना था उसमें उपयोग किया गया है। हम सौभाग्यशाली हैं भोपाल के लोग, हम सौभाग्यशाली हैं भोपाल के लोग कि जब हमारे भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो वहां पे जो हवन हुआ है, भोजन प्रसादी हुई है, उसमें हमारे भोपाल के एक राठौर जी की गौशाला में बनी गोकाश वहां पे गई है। एक्चुअल में हुआ ये था कि उस समय तो ये था कि श्री राम जन्मभूमि जिनको बुला रहे थे वहां पे, वो लोग ही वहां पे दान दे रहे थे, चीजों को लेके जा रहे थे। तो मेरे मन में एक कंसेप्ट आया, मन में विचार आया, तो मैंने वहां पे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से संपर्क साधा। तो उन्होंने बोला कि हम एक मीटिंग में इस चीज को डिसाइड करेंगे। फिर वहां से फोन आया कि आप यहाँ पे हवन में और वहाँ पे जो भोजन वगैरह जो बन रहा था उसमें हम गोकाष्ठ का उपयोग करेंगे। तो हम भोपाल से गोकाष्ठ ट्रक में भर के हम वहाँ पे देने गए थे। भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या गए और वहाँ पे दान करके आए, और वहाँ पे हवन वगैरह में उपयोग हुई है। और सबसे बड़ी बात कि गर्भगृह की आरती करने का मुझे सौभाग्य मिला और अद्भुत था। और हम गर्भगृह की हम रज भी लेके आए थे वहाँ
अब तो वो बन गया है, वो रज भी नहीं मिलेगी। वो रज जो थी वो हमने भोपाल के श्री राम मंदिर गुरुवक्ष की तलैया में एक कलश के अंदर हमने एक वहां पे स्थापित करी है। ये भी मैं आपको बताऊं कि यदि भोपाल की जनता यदि चाहे तो श्री राम मंदिर गुरुवक्ष की तलैया में जाके वहां पे रज का दर्शन कर सकती है। तो ये हमारे पूरे भोपाल की जनता के लिए और हमारे सभी देश की जनता के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जो हवन हुआ है उसमें गोकाष्ठ का भी उपयोग हुआ है। ये अनुभव आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहा होगा और जो ना भूलने वाला अनुभव होगा। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो, हाँ बिल्कुल, शायद मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब हम सोच नहीं सकते जो 500 साल से मंदिर नहीं बना था वो जब वो बनेगा तो एक इतना सा भी कोई सहयोग हम उस काम में कर सकते हैं। तो अद्भुत है, कुछ पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्म होंगे जिसका फल मिला जी। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी कुछ समय पहले ही आपने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो एक हैकाथॉन कंपटीशन जीता है उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, एक हैकाथॉन करके एक कंपटीशन हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था और मेरा बाकायदा प्रेजेंटेशन हुआ था इसका गोकाष्ठ का और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन हम दे के आए थे। और मेरा इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है कि 1 और 2 और 3 पोजीशन मिले। मैं तो देखिए गौ माता के संवर्धन संरक्षण और गौ माता हमारी माता है, हम तो उसके लिए काम करते हैं। हमने भाग लिया और हम उसको मतलब जीते भी और उसके बाद वो जो उसका जो पुरस्कार था वो मध्य प्रदेश में ही दिया गया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के मिंटो हॉल में वो पुरस्कार दिया था। तो एक अच्छा काम है और मेरा तो ये मानना है दूसरी गौशालाएं इससे प्रेरणा लें, दूसरे शहर इससे प्रेरणा लें और गोकाष्ठ को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया, अब गौशालाएं जो हैं उसमें जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनी। तो मुझे एक छोटा सा एक जिज्ञासा भरा प्रश्न आ रहा था कि आज का युवा अगर चाहे कोई गौशाला खोलने के लिए तो उसकी ट्रेनिंग और उसको बेसिक से स्टार्ट करने के लिए कहाँ पर कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको वो कब तक अपनी इस फील्ड में आत्मनिर्भर बन जाएगा? देखिए यदि कोई गौशाला हमारे देश की कोई भी गौशाला है यदि वो गोकाष्ठ बनाना चाहती है तो सबसे पहले तो मैं उससे एक चीज़ बोलूँगा कि आपकी जो गौशाला है उसके नियरेस्ट कितने शमशान घाट है, पहले तो इस चीज़ को आप पता करिए और एक लिस्ट बना लीजिए उन शमशान घाटों की कि कितने शमशान घाट है, उनके नाम लिख लिए। एक दूसरे नंबर पे आप ये लिखिए कि उनको ऑपरेट कौन करता है। जनरली ऐसा होता है कि प्राइवेट लोग होते हैं जो सेवा देते हैं शमशान घाट में, उनके नाम और उनका मोबाइल नंबर। तीसरे नंबर पे लिखिए कि एक अंदाज से वहां पे कितनी बॉडी आती है, 5 से 10 आती है, 10 से 15 आती है, 15 से 20, एक रफ आइडिया लिख लीजिए। चौथे टाक कॉलम पे आप लिखिए कि वहां पे लकड़ी का क्या भाव है ना, जितने भी रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, 8 रुपए किलो जो भी मिल रही है वो लकड़ी का भाव। इसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर योगन कुमार सक्सेना और आप उसको मेरे नंबर को डिस्प्ले कर दीजिएगा 8817677175 9425677776। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, उन लोगों से मैं बातचीत करूंगा शमशान घाट के लोगों से और उसके बाद जो लोकल प्रशासन है, चूंकि शमशान घाट जो होते हैं ना वो नगर निगम के अंडर में आते हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे, वहाँ के जो लोकल कलेक्टर है उनसे भी बात कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में जब मान लीजिए आपके एरिया में 8 शमशान घाट हैं, 8 एकदम तैयार नहीं भी होंगे तो 2 या 3 भी तैयार हो जाए, तब आप गोकाष्ठ बनाने की बात करिएगा। आप एक दिन के लिए भोपाल आ जाइए, भोपाल में ट्रेनिंग ले लीजिए और फिर वहाँ पे गोकाष्ठ बनाइए।
जो मैंने नगर निगम की और माननीय कलेक्टर महोदय की जो मैंने बात करी है किसी भी शहर के, एक्चुअल में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम तब कर पाते हैं जब रूल्स रेगुलेशन हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज से कुछ साल पहले गौशालाओं की एक गाइडलाइन बन रही थी। जब वो गाइडलाइन बन रही थी कि गोबर का कैसे यूटिलाइजेशन करें, तो वहां पे चूंकि मैं खुद मतलब उस चीज में इन्वॉल्व था, तो उसके अंदर गाय के गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये आया कि भाई कंपोस्ट बना लीजिए, उसमें ये भी आया कि आप बर्मी कंपोस्ट बना लीजिए, उसमें ये भी आया कि आप मीथेन बना लीजिए, जो बायो मिथनाइजेशन प्लांट होते हैं उसमें ये भी आया कि बायो मिथनाइजेशन प्लांट से जो मीथेन बनेगी उसको फिल्टर करके आप बायो सीएनजी बना लीजिए। उसी के अंदर ये जोड़ा गया कि ये जो लॉक्स बनते हैं, ये जो गोकाष्ठ बनती है, गोबर से जो गोकाष्ठ बनती है, लॉक्स बनते हैं, इनको भी बना लीजिए और इसका उपयोग कर लीजिए। तो अब क्या, चूंकि ये गौशालाओं की गाइडलाइन में आ गया है, तो देश की सभी जो नगर निगम है उनको इन सभी चीजों को ऑप्शन है, आपको जो बनाना है आप बना सकते हैं, आप अपनी गौशालाओं में इंप्लीमेंट करें। लेकिन ये जो हमारा गोबर है ये नदियों में, नालों में, नालियों में ना बहे, क्योंकि ये गोबर जब बह के जाता है, अगर किसी नाली में जाएगा या नदी में जाएगा, तो इसमें हाई बीओडी लोड होता है। हाई बीओडी लोड मींस हाई ऑर्गेनिक लोड होता है, और एकदम नदी में जाके जब ये डिकम्पोज होता है तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एकदम डिक्रीज होती है। तो जब ऑक्सीजन डिक्रीज होती है तो कई बार आपको सुनने में आता है कि यहाँ पे मछलियां मर गई या कुछ हो गया। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम कंपोस्ट बनाए, बर्मी कंपोस्ट बनाए, हम बायो सीएनजी बनाए, या हम गोकाष्ठ बनाए। ये तो हमारा क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा धन है, हमें इसको नदियों में नहीं बहाना है, ये गोबर को हमें बहाना नहीं है, इसका हमको या तो खाद के रूप में या गोकाष्ठ के रूप में यूटिलाइजेशन करना है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, और आप मेरे से कांटेक्ट करिए, और जब वहां पे कंफर्म हो जाएगा फिर एक मशीन वहां पे आप अपनी गौशाला में लगा सकते हैं। और मशीन के बारे में भी मैं ये बोलूंगा, देखिए हमको वही चीज बोलनी है जो प्रैक्टिकल हो सके। आज कोई गौशाला जो चला रहा है, आज उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो मशीन खरीद सकते। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप जिस शहर में हैं, यदि या तो वहां पे कोई दानदाता मिल जाए, या हम लोग आपस में हम चंदा करके वो गोकाष्ठ की मशीन उस गौशाला को दान दे देते हैं। फिर वो गौशाला वाला वो गोकाष्ठ बनाएगा, शमशान घाट में देगा, इधर से शमशान घाट वाला गौशाला को पैसे देगा, वो गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी। आप समझ रहे ना? तो हमारा ये उद्देश्य है कि देश की हर गौशाला के अंदर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि आप बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी गोकाष्ठ मॉडल को लाना चाहते हैं, तो मुझे आप ये बता सकेंगे कि कैसे आपने इसका विजन किया है, क्या सोच रहे हैं आप? अभी 2 साल पहले पावर मिनिस्ट्री की एक गाइडलाइन आई थी, तो वो मेरे निगाह में आई और मैंने उस गाइडलाइन को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने ये देखा कि 8% हमको जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कोयला, कोल आदि, इनको बचाना है। और हमको जो बिजली से उत्पादन होता है, हमारे जो कैप्टिव पावर प्लांट हैं, मेगा पावर प्लांट हैं, उसमें जो कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं, उसमें 8% कोल का रिडक्शन करके अन्य जो आपके बायोमास है इसका यूज किया जाए। तो वो मेरे हाथ में आया ऑर्डर, और वो ऑर्डर जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया। तो फिर मैंने क्या करा कि भोपाल के पास एक बुधनी एक जगह है, बुधनी में एक वर्धमान इंडस्ट्री है, और वर्धमान इंडस्ट्री में कैप्टिव पावर प्लांट है। तो मैं वहां गया और वहां पे मैंने बातचीत करी, और हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक पावर मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, आप कोयले से बिजली बनाते हैं, 8% इस कोयले का रिडक्शन करके या 8 to 10% रिडक्शन करके गोकाष्ठ का यूज किया जाए, जिससे बिजली बनाई जाए। तो शुरू में लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, ये हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा उसके लिए आप चिंता मत करें, मैं तो आलती पालती मार के आपके इसी प्लांट में बैठूंगा
और हमने जनरली जो, और हम बैठ भी गए वहाँ पे, और जनरली जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कोयले का बुरादा करके अंडर फीडिंग सिस्टम होता है, वहाँ से उसका स्प्रे करते हैं, उसमें आग लगती है। और तो उसमें हमने उनके बॉयलर के अंदर हमने एक ओवर फीडिंग सिस्टम बनवाया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और ओवर फीडिंग सिस्टम बनाने के बाद फिर हमने गोकास्ट 10% हमने गोकास्ट का यूज किया। तो मैं आपको जानते हुए खुशी होगी कि भारत देश में पहली बार 19 मेगावाट बिजली हमने गोकास्ट से बनाई है। और ये हमारे देश के लिए, सभी जो पर्यावरण प्रेमी बंधु हैं उनके लिए भी एक सम्मान की बात है कि 19 मेगावाट बिजली बनने के बाद में जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है, आपको इस चीज की जानकारी होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियां एक्सपोर्ट करती हैं उनसे ये कहा जाता है कि आपने कार्बन एमिशन कितना कम किया, कितना कम आपने कोयले से एनर्जी बनाई है। तो जब वो इंडस्ट्री वाले उनको बताते हैं कि साहब हमने गोकास्ट का उपयोग किया है, हमने 10% कार्बन जो हम कोल यूज कर रहे थे उसका रिडक्शन करके हमने गोकास्ट का उपयोग किया है, तो उनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज्यादा मिलने लगते हैं। इन 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 चीजों की तरफ हमको सोचना पड़ेगा, कार्बन ट्रेडिंग की तरफ सोचना पड़ेगा। जो जो गौशालाएं आज गोकास्ट बना रही हैं उनको भी कार्बन ट्रेडिंग के द्वारा भी पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, दो चीजें हैं। हम बोलते हैं इससे एयर पोल्यूशन कम है, कुछ लोग उस यदि गाय के गोबर के अंदर अन्य चीजें मिलाएंगे तो वो मेरा क्लेम पूरा नहीं होगा एयर पोल्यूशन कम होने का। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यस, आपने एडेसिव मिला दिया, ठीक है, आप बायोमास ही मिला रहे हैं, मैं मानता हूं आप बायोमास मिला रहे हैं, लेकिन जो एयर पोल्यूशन का जो हम ग्राफ एकदम रिड्यूस बताते हैं, जो हम बोलते हैं कि 43% ये कम हो गया या 34% कम हो गया, हम जो बात करते हैं फिर हम वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है गोकास्ट में वो एडेसिव ना मिला के उन बायोमास का हम अलग ब्रिकेट्स बनाएं और उससे कार्बन ट्रेडिंग कर लें और गोकास्ट से सेल्फ कार्बन ट्रेडिंग करें, तो गौशालाएं कार्बन ट्रेडिंग के द्वारा भी इसमें पैसे कमा सकती हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जो गोकास्ट है इसको हमको प्रचलन में लाने के लिए हमको थोड़ा सा अपना विचार, हमारे माइंड सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, इजी गोइंग लाइफ, हर जगह इजी गोइंग लाइफ की तरह हमको नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं साहब गोकास्ट जलाएंगे तो ये काम होगा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जब गोकास्ट का उपयोग मैं बिजली उत्पादन में कर रहा था तो उस इंडस्ट्री के अंदर जो कंट्रोल रूम होता है, मैं तो भगवान का नाम लेके ही कोई काम स्टार्ट करता हूं। मैं कंट्रोल रूम में गया और वहां पे कई इंजीनियर बैठे हुए थे, तो कंट्रोल रूम में सब आता रहता है, कितना स्टीम जनरेशन हुआ, कितना टेम्परेचर आया, क्योंकि क्या है, गोकास्ट जलेगी, जलने से टेम्परेचर गेन होगा, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन बनेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितना स्टीम जनरेशन हुआ, मेरे मन में आ रहा था मतलब, तो उस बंदे ने जो शब्द बोले वो मेरे आज भी मेरे अंदर उतरे हुए हैं, मेरे विचारों में, मेरे जहन के अंदर उतरे हुए हैं। उस बंदे ने मुझे बोला, सर गोकास्ट कोल की तरह रिएक्ट कर रही है। अरे मैंने कहा बस अब तो फतेह अपनी है, अपन फतेह कर लेंगे। फिर तो कई बॉयलर के अंदर इसका उपयोग किया गया है, तो एक अभिनव प्रयोग है। और मेरा तो ये मानना है कि हमको देश को एक नई दिशा देने के लिए, देश, समाज और पर्यावरण के लिए हर पल हर क्षण हमको सोचना चाहिए। इस अभिनव प्रयोग से आपको अद्भुत रिजल्ट मिले, ऐसी दिल से विद पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं हैं। आपको सुनते हुए लग रहा है कि बदलाव निरंतर प्रयास से संभव है। पर्यावरण बचाना, गौकास्ट का उपयोग करना, लकड़ी का उपयोग कम करना, जिससे पेड़ की कटाई कम और धीरे धीरे बंद भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण बचाने के लिए आपका ये छोटा सा कदम बहुत सराहनीय है, जो अब एक बहुत बड़े
पैमाने पर सब तरफ माना जा रहा है और जाना भी जा रहा है। आपकी और आपकी उपलब्धियों से भोपाल का भी नाम रोशन हुआ है और आज भोपाल ही नहीं, बहुत से और शहरों में भी गौ काष्ठ का प्रचलन बढ़ रहा है। आप दिल से विद पूर्णिमा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका हृदय तल से धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये काम जो हमारी एक टीम है, जिसमें हमारे ममतेश शर्मा जी, अजय दुबे जी, अरुण चौधरी जी, हेमंत अजमेरा जी, सत्यनारायण बांगड़ जी, संजय ठाकुर, मिलिंद त्रिंबके, हमारे राणा जी और हमारे आज़ाद दुर्गा उत्सव समिति भोपाल की एक पूरी हमारी एक टीम है, जो होलिका दहन का जब स्टॉल लगता है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें दयाल दानवानी जी और सभी लोग, हमारे लोग, उनका जो सहयोग मिलता है उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। और भोपाल की जनता, जिसने इस भोपाल के गोकास्ट मॉडल को इस तरीके से बुलंदियों का पर पहुंचाया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं देश के कोने कोने तक ये भोपाल का गोकास्ट मॉडल जाए और हम देश, समाज और पर्यावरण की सेवा कर सकें। एक चीज हमको जरूर समझना चाहिए कि पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण पंचतत्व से मिलकर बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। और इन पंचतत्व से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। हमको हर पल, हर क्षण हमको नदियों को बचाना है, हमको जंगलों को बचाना है, हमको भूमि को बचाना है। और यदि इन सब चीजों को बचाना है तो इसमें अहम रोल है हमारी गोमाता का। हमारी गोमाता का अहम रोल है। जिस दिन गोमाता बच जाएंगी, उस दिन ये देश, समाज और पर्यावरण बुलंदियों पे जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।